Dr. Manoj Thakur, and I welcome you all to Environment Matters. Today, we are going to discuss a very important topic, that is flood. So, flood is basically a natural disaster, but it could further be intensified due to various human based reasons or anthropogenic reasons, and it affects millions of peoples every year, not only in our hilly states but throughout our country. So, in today's lecture, we are going to discuss its causes, its impacts, and what could be the mitigation and control measures. So, let's start with today's topic. So, let's start with today's topic, floods, which is basically a natural disaster, but it could be further intensified due to various human based reasons. So, first starting with the definition, floods are natural disasters that occur when water overflows or inundates the areas that are usually dry. So, ऐसे क्षेत्र जो साल भर सूखे रहते हैं लेकिन सडनली वो पानी से भर जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस. These reasons may be natural or these reasons may be man made as well. So ये रीजन क्या है, ये कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. इट कुड बी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना. रिवर ओवरफ्लो, ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो नदियां हैं उनमें पानी बढ़ जाता है, दैट कुड बी द रीजन. इट कुड बी ड्यू टू कोस्टल स्टॉर्म्स, यानी कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहां पर समुद्री तूफानों का आना या सुनामी जैसी घटनाओं का घटना, वो भी एक कारण हो सकता है. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यूरिंग समर्स, तो जो पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ है, उसके मेल्ट होने से भी बाढ़ आ सकती है. देन इट कुड ऑल्सो बी ड्यू टू फेलियर ऑफ डैम्स एंड द लिवाइस, यानी कि जो मैन मेड स्ट्रक्चर हैं उनके फेल होने की वजह से, टूटने की वजह से, लीकेज होने की वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं. नाउ कमिंग टू द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लड्स. सो फ्लड्स कुड बी ऑफ 5 to 6 types depending upon the reasons. So first is your river floods, यानी कि नदी में आने वाली बाढ़. तो जब भी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है और जो नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं वो पानी में डूब जाते हैं, दैट इज बेसिकली a riverine flood and it may be due to heavy rainfall, it may be due to dam failure or it may be due to melting of the snow. Second is your flash floods, जिसको हम हिंदी में बादल फटना कहते हैं. तो फ्लैश फ्लड्स आर बेसिकली हैपन्स ड्यू टू सडन एंड एक्सट्रीम rainfall in which huge amount of water is downpoured in a very small time period. यानी कि जो बारिश आपकी 2 या 3 दिन में होनी थी वो सडनली जो है 1 आधे घंटे में हो जाए, तो it leads to flash flood. नेक्स्ट इज योर मैन मेड फ्लड्स. सो मैन मेड फ्लड्स मेनली जो है, जैसे हमारे डैम्स जो हम बनाते हैं, जो बड़े डैम्स हैं, या फिर जो फ्लड वॉल्स हमने बनाई होती हैं, उनके टूटने से या उनकी लीकेज होने से जो फ्लड्स होते हैं उसको हम मैन मेड फ्लड्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो फोर्थ इज योर कोस्टल फ्लड्स. सो कोस्टल फ्लड्स आर बेसिकली हैपन इन द कोस्टल एरियाज, जो समुद्र तट के क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, एंड दे बेसिकली occur mainly due to sea storms. डिफरेंट तरह के टाइप्स के जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, कोस्टल स्टॉर्म्स हैं, उनकी वजह से होते हैं, या सुनामीज की वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें कि समुद्र का पानी जो है वो आपके तटीय क्षेत्रों में आ जाता है और वहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है. फिर हम बात करते हैं अर्बन फ्लड्स की, यानी कि शहरी क्षेत्रों में होने वाले फ्लड्स. तो शहरी क्षेत्रों में जो बाढ़ है वो मेनली, जो बाढ़ का जो मेन कारण है वो है शहरों का हमारा ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है जो जल निकासी का जो प्रबंधन किया गया है उस शहर में, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं. तो मान लीजिए किसी शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर बारिश वहां हो जाए तो वो पानी जो है ड्रेन नहीं हो पाता और वहां शहर में इकट्ठा हो जाता है. दैट लीड्स टू द अर्बन फ्लड लाइक सिचुएशन. एंड द लास्ट इज योर प्लूवियल फ्लड्स. सो प्लूवियल फ्लड्स का बेसिक जो रीजन है, दैट इज द इम्परमिएबल लैंड सरफेस, यानी कि जो लैंड सरफेस है, सॉइल है या रॉक्स हैं, वो इम्परमिएबल हैं, या तो रॉक्स हैं या फिर क्ले टाइप की सॉइल है, जिससे कि पानी जो है वो आपका परकुलेट नहीं हो पाता. तो मेनली जो है वो आइदर एक्यूमुलेट होगा या फिर जो है रन ऑफ वाटर की फॉर्म में जो है वो फ्लो करेगा. सो दैट इज योर प्लूवियल फ्लड. सो दीज वर द मेन टाइप्स ऑफ फ्लड. नाउ
कमिंग टू द कॉजेज ऑफ फ्लड्स, यानी कि फ्लड्स के कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण जैसे कि यहाँ बताया गया है, ऑल्दो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। शहरों में हमने जो है वी हैव कंस्ट्रक्टेड द कॉन्क्रीट जंगल्स, जो नेचुरल फॉरेस्ट को काटकर हमने कॉन्क्रीट के जंगल बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, जहां बिल्डिंग्स नहीं है वहां रोड बनाए हैं, और जहां रोड्स और बिल्डिंग्स नहीं है वहां पर पेवर्स बिछाए, यानी कि पूरे के पूरे शहरों को जो है हमने कॉन्क्रीट से ढक दिया है। तो जब भी बारिश होगी तो पानी जो वाटर है, दैट वाटर विल नॉट बी एबल टू परकुलेट थ्रू द सॉइल, यानी कि पूरा का पूरा पानी जो है वो आपका कंक्रीट के ऊपर से होकर बहेगा। तो अगर वो ड्रेनेज सिस्टम आपका सब एफिशिएंट है तो वो पानी जो है शहर से बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज इट विल लीड टू फ्लड लाइक सिचुएशन। अगर शहर में नहीं, शहर से निकल भी जाए तब भी जो है आपका जो पानी, जहां पर आपका पानी जो है शहर से निकल कर जाएगा वहां फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा करेगा। दूसरा है बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसमें बहुत सारी जो रीजंस हैं वो आ सकते हैं, जैसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तीसरा है इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल की जो हेल्थ है उसको ऑल्टर करती हैं। या तो आपकी सॉइल जो है बहुत लूज हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से इट विल बी इजिली सब्जेक्टेड टू सॉइल इरोजन ड्यूरिंग द रेन्स और ड्यूरिंग हैवी विंड्स, जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली हैवी रेनफॉल के केस में। और दूसरा, जो हम हैवी मशीनरीज एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, दैट लीड टू सॉइल कॉम्पैक्शन, जिसकी वजह से सॉइल का जो पोर साइज है वो काफी कम हो जाता है, और जब भी बारिश होती है द वाटर इज नॉट एबल टू परकुलेट थ्रू द सॉइल हॉरिजन्स, जिसकी वजह से पानी जो है जमीन के ऊपर इकट्ठा होता है एंड इट लीड्स टू फ्लड लाइक सिचुएशन। फिर है डिफॉरेस्टेशन। सो ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जो है दे बेसिकली एक्ट्स एज ए स्पंज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दे एब्जॉर्ब द रेन वाटर, बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड दे रिलीज दिस वाटर। सो फॉरेस्ट दे बेसिकली हेल्प्स टू इम्प्रूव द सॉइल मॉइस्चर, मिट्टी की नमी इंप्रूव होती है, आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बेटर होता है, और फॉरेस्ट की एब्सेंस में जो है जो पानी है वो डायरेक्टली आपका रन ऑफ की फॉर्म में बह जाएगा, दैट लीड्स टू द फ्लड लाइक सिचुएशन। फिर है आपके तूफान यानी कि स्टॉर्म्स। तो जब हैवी रेनफॉल होगा, क्लाउड बर्स्ट होगा, या फिर जो है आपके सी स्टॉर्म्स होंगे, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होंगे, दे मे ऑल्सो लीड टू फ्लड लाइक सिचुएशंस। देन आइस एंड स्नो मेल्टिंग ड्यू टू द excess melting of the snow, since in this century we are facing the problem of global warming and climate change. Due to global warming our glaciers are receding, और जो स्नो है या आइस है हमारे ग्लेशियर्स में, जो हमारा पोलर आइस है वो काफी फास्ट रेट पे जो है मेल्ट कर रहा है, और मेल्ट होने की वजह से वो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली हमारे रिवर्स में आएगा, और रिवर्स जो है वो उनमें जो है फ्लड्स आ जाएंगे। फिर है आपका डैम्स एंड लीवाई फेलियर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी कि डैम्स के टूटने से या जो फ्लड वॉल्स हैं उनके टूटने से या उनकी लीकेज से भी जो है फ्लड्स आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स के बारे में। तो इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है लॉस ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि फ्लड्स जो हैं दे लीड्स टू आइदर ह्यूमन इंजरीज और दे मे ऑल्सो रिजल्ट इन द डेथ ऑफ पीपल इन द अफेक्टेड एरियाज। तो अभी पिछले साल भी हमने देखा 2025 में ड्यूरिंग द रेनी सीजन काफी जगहों पे फ्लड्स आए, और काफी जो कैजुअलिटीज हैं वो हुई हैं फ्लड्स में, नॉट ओनली इन हिली एरियाज बट इन प्लेन एरियाज ऑल्सो। तो दूसरा जो इम्पैक्ट है दैट इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इट लीड्स टू द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ हाउसेज, शॉप्स, बिजनेस. It leads to the loss of various types of infrastructure like schools, colleges, hospitals, bridges, roads. तो हर तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर्टी है, उसका नुकसान होता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की, यानी कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सो सिंस फ्लड्स दे लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, हमारा एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी जो है वो नष्ट हो जाती है। इट्स लीड्स टू द डैमेज ऑफ रोड्स, हमारा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इट लीड्स टू डैमेज ऑफ आवर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, बिजनेसेस, और ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई। दैट लीड्स टू इंटरप्टेड सप्लाईज, टूरिज्म लॉस। जैसे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो जीडीपी है उसका एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो टूरिज्म से आता है।
तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन और ड्यू टू द फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स टूरिस्ट जो है वो हिमाचल पहुंच नहीं पाते, एंड दैट लीड्स टू टूरिज्म लॉस। एंड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे, दैट ऑल्सो लीड्स टू business loss. So these are some of the economic impacts. Now next is your displacements. So floods they leads to displacements, यानी कि जो लोग हैं उनका विस्थापन होना। Now this displacements could be temporary displacements or they could be permanent displacements. अगर हमारे जो रिहायशी क्षेत्र हैं वहाँ पानी भर जाता है, लेकिन हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, वो टूटते नहीं हैं, बच जाते हैं, दैट इज टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फ्लड आने के फ्लड की सिचुएशन जो है खत्म होने के बाद वापस हम अपने रिहायशी क्षेत्रों में जा सकते हैं। लेकिन जहां पर जो हमारे रिहायशी क्षेत्र हैं या जो हमारे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो पूरी तरह से टूट जाती हैं, दैट लीड्स टू परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स। फिर हम बात करते हैं डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज। तो हमने देखा होगा फ्लड्स की टाइम पीरियड में कि जो हमारी बिजली है, पानी है, या जो हमारी एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, डेली यूज के आइटम्स हैं, दूध है, ब्रेड है, दही है, ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं ये डिसरप्ट हो जाती हैं, और कई कई दिनों तक जो है ये सर्विसेज जो है डिसरप्ट रहती हैं ड्यू टू दिस फ्लड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात करें तो फ्लड्स सिंस दे लीड्स टू सॉइल इरोजन, पहाड़ी क्षेत्रों से मिट्टी का कटान करके लाते हैं, ड्यू टू विच इट लीड्स टू वाटर कंटामिनेशन। So water contamination may be through soil or it may be through other agents also. जैसे कि जो कूड़ा हम पहाड़ों में या दूसरे क्षेत्रों में ऐसे ही फेंक देते हैं ओपनली विदाउट इट साइंटिफिक मैनेजमेंट। बारिश के पानी के साथ उसमें से निकलने वाला जो गंदा पानी है जिसको हम लीचेट कहते हैं, उसकी वजह से भी जो वाटर है वो कंटामिनेट होता है, पल्यूट होता है। Then it also leads to habitat loss और biodiversity loss. So due to these floods कई बार ऐसा होता है कि नदी के जो किनारे हैं वो कट कर बह जाते हैं, जंगल बह जाते हैं, खेत बह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पाई जाने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो है नुकसान हो जाता है, और जो जीव जंतु वहाँ रहते हैं उनके हैबिटेट का जो है वो भी नुकसान हो जाता है। फिर हम हेल्थ रिस्क की बात करें तो पानी के पल्यूट होने की वजह से कई प्रकार की जो है बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड है, जॉन्डिस है, कॉलरा है, डेंगू है, मलेरिया है। तो इस तरह की तमाम बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। सो दीज वर सम ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द फ्लड्स। ये कुछ केस स्टडीज हैं रिसेंट जो फ्लड्स हुए हैं। जैसे हिमाचल की बात करें तो 2023 में भी हिमाचल में फ्लड्स हुए हैं, इवन 2018 में भी हुए थे, और 2025 में भी बहुत बड़े लेवल पर जो है वो फ्लड्स हुए हैं। और 2023 का जैसे यहाँ पर डाटा दिया गया है, लगभग जो है 150 जो लोग हैं उनको अपनी जिंदगी से इसमें हाथ गंवाना पड़ा है। इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है, चाहे इसमें रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, पावर लाइंस हैं, या हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो ठप पड़ गई हैं। फिर असम फ्लड्स की बात करें तो 2022 में असम में फ्लड्स आए थे, और ये स्पेशली जो है मॉनसून सीजन में आए थे, जिसमें कि लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 मिलियन जो लोग हैं वो 34 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रभावित हुए थे। और ये फ्लड्स जो है मेनली आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें आए थे ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और लगभग इसमें भी 250 लोग जो हैं वो मारे गए थे। फिर 2021 में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स का सामना करना पड़ा उत्तराखंड को, जिसमें कि आपकी जो धौली गंगा और ऋषि गंगा नदियां हैं उनमें ग्लेशियर बर्स्ट होने की वजह से, जो हिमखंड है उसके टूटने की वजह से वहां पर फ्लड आए थे, और इसमें भी लगभग जो है 200 से ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा जो पुल हैं, रोड हैं, और जो घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो काफी सिवियरली जो हैं डैमेज हो गए थे। फिर हम बात करते हैं बिहार फ्लड्स की जो 2020 में आए। तो जो बिहार में फ्लड्स आए वो मेनली आपकी जो नदियां हैं वहां गंडक, कोसी और बागमती, इनका वाटर ओवरफ्लो होने की वजह से आए हैं बेसिकली, और इसमें लगभग 8 मिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, और 25 पीपल डेथ्स वर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम बिहार फ्लड्स इन 2020। फिर है केरला फ्लड्स इन द ईयर 2018, और केरला फ्लड्स जो हैं उसका मेन रीजन था, क्योंकि जो मेन रीजन है वो एक्सेस रेनफॉल था।
जो एवरेज रेनफॉल है उससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल वहाँ हो गया था। द स्टेट रिसीव्ड अराउंड 116% ऑफ द रेनफॉल देन यूजुअल, और इसमें लगभग 400 लोग मारे गए थे और 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो डैमेज है वो रिपोर्ट किया गया था। अब बात आती है कि कैसे हम इनको मिटिगेट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू मिटिगेट और मैनेज द फ्लड्स। सो फर्स्ट इज योर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। फ्लड्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं दैट कुड बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ rainfall data, on the basis of information exchange with our neighboring states or the neighboring countries. These early warning systems could be developed, and early warnings may be forecasted and provided to the communities which are prone to these type of disasters, so that appropriate steps could be taken. Second is your floodplain management. This is a very important mitigation measure, especially जो हमारी land use planning है वो properly होनी चाहिए। इवन इफ लैंड यूज को हम रोक नहीं सकते, लैंड यूज चेंज को हम रोक नहीं सकते, लेकिन जब भी लैंड यूज चेंज हो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चाहे हम एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज चेंज कर रहे हैं या फिर क्रिएशन ऑफ रेजिडेंशियल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लैंड यूज चेंज कर रहे हैं, जो हमारा नेचुरल लैंड यूज है उसको पूरी तरह से हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। जो नेचुरल ग्रासलैंड्स है, नेचुरल फॉरेस्ट हैं या नेचुरल वेटलैंड्स हैं, उनको जितना पॉसिबल हो सके उनको जो है बचा कर रखना है। पूरी तरह से जो है उसको डिफॉरेस्टेशन या उसको पूरी तरह से डैमेज नहीं करना है। देन जो हमारे फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहां पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नुकसान है वो तभी होता है जब हम किसी फ्लड प्रोन एरिया में कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिजनेसेस एस्टेब्लिश करते हैं या फिर वहां रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं वो क्रिएट करते हैं। और जो हमारे नेचुरल फ्लड प्लेन्स हैं उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल और ड्रेनेज इंप्रूवमेंट, यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बहुत सारे सुधार कर सकते हैं जिससे फ्लड्स के जो होने वाले नुकसान हैं उनको काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला है बिल्डिंग ऑफ द डैम्स। तो डैम्स बनाने से फ्लड को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशली जो हमारे हिली एरियाज हैं, क्योंकि पहाड़ों का पूरा पानी जो है बरसात में वो प्लेन एरियाज में एकदम से बरसात के टाइम में बहकर आ जाता है। तो अगर हमारे पास डैम्स होंगे तो डैम्स में जो बारिश का पानी है उसको काफी हद तक हम रोक सकते हैं, यानी कि जो डाउन हिल एरियाज हैं वहां पर फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और रिवराइन फ्लड्स की बात करें तो फ्लड वॉल्स वहां क्रिएट की जा सकती हैं, यानी कि नदियों का जो जल स्तर है उसके बढ़ने से जो पानी है नदी का वो किनारे वाले क्षेत्रों में ना आए, इसलिए नदी के बीच में और जो हमारे कंस्ट्रक्शंस हैं या जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं या बिजनेसेस हैं उनके बीच में फ्लड वॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है ताकि वो पानी से बची रहें, या फ्लड बैरियर्स बनाए जा सकते हैं। दूसरा, जहां हमें पता है कि हमारी जो फ्लड्स हैं वो आते ही आते हैं, तो वहां पहले तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि वहां पर किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन ना हो। बट अगर स्टिल वो अनअवॉइडेबल है, यानी कि वहां ऑल द रिवर नहीं है बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लड्स आर पॉसिबल देयर, लाइक प्लूवियल फ्लड, जिसमें कि जो आपका सॉइल स्ट्रेटा है वो परमिएबल नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वहां इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो कम कैपेसिटी का है, तो वहां पर जो है हम जो बिल्डिंग्स हैं वो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में बनाएं ताकि एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी इकट्ठा होता भी है तो बिल्डिंग्स के अंदर ना घुसे। और सबसे बेटर तो यही है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए। जब भी हम कोई सिटी या कोई भी रेजिडेंशियल एरिया, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया या कोई भी एरिया जो है वो प्लान करें तो उसके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली होना चाहिए। जितने भी वहाँ का रेनफॉल का पैटर्न है पास्ट ईयर्स का, उससे ज़्यादा ही उसकी कैपेसिटी हम रखें, एक बफर जो है उसमें हम ज़रूर रखें। फिर हम बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन एंड वेटलैंड रिस्टोरेशन की। तो फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए जो वन यानी कि जंगल है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉरेस्ट दे बेसिकली एक्ट एज स्पंज, तो बारिश में वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो पानी है उसकी स्पीड को कम करते हैं। स्पीड कम होने से पानी जो है रन ऑफ में जो है वो कम जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज या परकोलेशन में जो है वो ज्यादा जाएगा, जिससे कि आपका सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट एनहांस होगा। इसके साथ ही साथ आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी जो है वो बढ़ेगा। और दूसरा, जो वेटलैंड्स हैं, तो
पिछले कुछ सालों में जो है वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर ध्यान दिया गया है, लेकिन उससे पहले जो है वेटलैंड्स को एक तरह से हम वेस्ट लैंड कंसीडर करते थे। वेटलैंड जो है वो जमीन और पानी के बीच के जो बफर सिस्टम है उनको हम वेटलैंड्स कहते हैं, दलदली क्षेत्र आप कह सकते हैं। तो उनको हम वेस्ट लैंड ना मानकर उनको जो है प्रॉपरली रिस्टोर करें, कंजर्व करें, क्योंकि यही वेटलैंड्स जो हैं जब भी आपकी नदी में या उस वाटर बॉडी में बाढ़ आएगी तो यही वेटलैंड्स हमारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको वाटर से प्रोटेक्ट करने में अपना जो मेन रोल है वो प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्रोग्राम्स की, तो ये भी काफी इफेक्टिव मेजर हो सकता है। स्पेशली जैसा हमने बात की कि फ्लड्स की वजह से कई बार जान माल का नुकसान हो जाता है, तो चाहे वो हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात करें, प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की बात करें, या फिर बिजनेस के इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ स्टॉक यानी कि हमारे जो पालतू जानवर हैं उनके इंश्योरेंस की बात करें, इन सभी चीजों की इंश्योरेंस जो है फ्लड प्रोन एरियाज में होनी चाहिए। यानी कि एक छोटी सी जो प्रीमियम है वो देकर आप जो नुकसान है, पूरे नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसका काफी बड़ा एक शेयर जो है वो आपको एज ए कंपनसेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स की। तो ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग का पार्ट है। तो सिंस फ्लड्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिजास्टर्स, तो इसके लिए हमें प्रॉपरली जो है उसके कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड इमरजेंसी प्लान्स बनाए जाने चाहिए। हमारी जो कंटीजेंसी प्लानिंग है वो साउंड होनी चाहिए। हमारी जो डिजास्टर रेस्क्यू टीम्स हैं या मेडिकल टीम्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए। और जो एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो अनाज है या मेडिकल सप्लाईज हैं, वो हमें इंश्योर करके रखनी चाहिए। और फ्लड जैसी सिचुएशन में किस तरह से लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराया जाए, उसके इवैक्यूएशन रूट्स, क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज रहेंगी, ये सारी चीजें जो हैं हमारी प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की। तो क्लाइमेट चेंज जो है एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं समस्या जो इस सदी की है, पर्यावरणीय समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाहे वो फ्लड्स हैं या फिर सूखा पड़ना यानी कि ड्रॉट्स हैं, क्लाउड बर्स्ट्स हैं, या इस तरह की और चीजें हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी हद तक जो है बढ़ गई है। इसलिए जो हमारी फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स हैं उसमें क्लाइमेट चेंज प्रिडिक्शंस और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो प्रोविजंस हैं वो उसका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, जिसमें कि रेनफॉल की इंटेंसिटी है या पास्ट डाटा है, राइजिंग सी लेवल्स हैं या मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, या जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एडवांस में जो है तैयार रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग की। तो चाहे वो रिवर्स हों या ओशियंस हों, तो दोनों ही केस में हमें जो है फ्लड प्लेन जोनिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी रिवर है, उसका जो वाटर लेवल है, उसका मिनिमम वाटर लेवल क्या रहता है, मैक्सिमम वाटर लेवल ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या रहता है, तो वो मैक्सिमम जो वाटर मार्क है उससे भी जो है उसकी 2-3 जोन्स जो हैं वो बनाई जानी चाहिए, जिसको हम बफर जोन कह सकते हैं। और इस तरह की बफर जोन में किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड जो है नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो कोस्टल एरियाज में कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होती हैं CRZ, तो उसमें CRZ जोन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बनी हुई हैं। तो उन जोन्स में कई जोन्स में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है, कई जोन्स में लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउड हैं। तो उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है आई थिंक हर तरह की वाटर बॉडी में जो है वो की जानी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब उसकी प्रॉपर हम फ्लड प्लेन जोनिंग जो है वो करें। फिर हम बात करते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना, उनको एजुकेट करना, क्योंकि बहुत सी गलतियां हम जागरूकता और शिक्षा के अभाव में कर देते हैं। तो इसलिए जब लोग जागरूक होंगे फ्लड्स के रिस्क के बारे में, उसकी जो प्रिपेयर्डनेस के लिए उनको क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तो बेहतर तरीके से इस तरह के जो आपदाएं हैं उनसे निपट सकते हैं। इसमें जैसे आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स हैं, इवैक्यूएशन रूट्स हैं,
और जो सेफ प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए, इनके बारे में अगर जानकारी रहेगी तो जो जान और माल का नुकसान है वो कम से कम होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रांसबाउंडरी कोऑपरेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, क्योंकि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, स्पेशली हम रिवर्स की बात करें, ज़्यादातर फ्लड्स जो है वो रिवराइन फ्लड्स होते हैं। तो रिवर जो है वो ट्रांस बाउंड्री रिसोर्सेज हैं, यानी कि वो एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में होकर बहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर जो है एक दूसरे के साथ, चाहे वो इन कंट्रीज की बात करें, स्टेट्स की बात करें या डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि डाउन हिल एरिया में जो है जो बारिश है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वो नहीं हो रही है, वहाँ धूप लगी है, लेकिन कहीं अप हिल एरिया में जैसे हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में कहीं बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। तो अगर प्रॉपरली जो है हिमाचल या जम्मू एंड कश्मीर जो है लो लाइंग जो एरियाज हैं उनके साथ प्रॉपरली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ पर जो है एडवांस में जो है वो प्रिपरेशंस जो हैं हम इंश्योर कर सकते हैं। सिमिलरली विद चाइना एंड इंडिया, तो हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है चाइना में ऊपर बारिश हो रही हो और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसमें फ्लड आ जाए, लेकिन इंडिया में बारिश नहीं हो रही है। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली कंट्रीज के बीच में या स्टेट्स के बीच में शेयर होती रहें और जो कोलैबोरेशन है वो होती रहें, तो इस तरह की आपदाओं से जो है बहुत अच्छे से निपटा जा सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लड्स। आई होप इसके बारे में बहुत सी चीज़ें आप को जानने को मिली होंगी। क्या उसके कारण हैं, क्या उसके जो मिटिगेशन मेजर्स हैं, किस तरह से हम जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस से इसको कम करने का जो है प्रयास कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। थैंक यू।